जगहों पर रूस की तरफ से भी। लेकिन डॉक्टर नयन, ये बड़ी बात, क्योंकि अब नाटो ये कह रहा है कि अगर परमाणु हमला हुआ तो हम भी देंगे जवाब, तब तो विश्व युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता, तीसरे विश्व युद्ध। निश्चित ही उसके लिए वो कह रहा है कि अगर रूस परमाणु हमला करेगा तब फिर नाटो हमला करेगा। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो अगर रूस नहीं हमला करेगा तो परमाणु हमला नाटो भी नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह की संभावना आती है। लेकिन क्यों ये बयान आ रही है नाटो से, थोड़े हमें इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्यों बार बार केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स की बात की जा रही है? ये देखिए, इन्हें माना जाता है नरसंहार का हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से हम अंग्रेजी में कहते हैं। इससे एक समाज जो होता है, पूरा मानव समाज भयभीत रहता है और इससे आपको मोबिलाइजेशन नहीं होती। इसमें देखिए एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है वेस्टर्न कंट्रीज की, प्रेशर रूस के ऊपर डालने की। रूस कभी नहीं कर रहा है कि वह केमिकल वेपन्स इस्तेमाल करेगा, वह कह नहीं रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये बातें बार बार क्यों आ रही है? तो इनकी भी एक अलग राजनीति है। इस राजनीति को भी हमें समझने की आवश्यकता है। रूस देखिए इस वॉरफेयर में एक बड़ा एक न्यू मेथड अपनाया। उसने स्टार्ट किया काफी रैपिड सरप्राइज अटैक के साथ। उसने कीव को घेर लिया, वो सफल नहीं हो पाया। वो नहीं जाना कि यूक्रेन से इस तरह से रेसिस्टेंस हो सकता है, उसे पाश्चात्य देशों से इस तरह के हथियार मिल सकते हैं, वाइड रेंजिंग उसको वेपन्स मिले। और वहां की जनता को जिस तरह से जेलेनस्की ने, जिस तरह अफगानिस्तान में, जिसके बड़े अच्छे विशेषज्ञ सुभान जी हैं, जिस तरह अफगानिस्तान में पठान लोग भाग खड़े हुए थे, उस तरह से जेलेनस्की भाग खड़ा नहीं हुआ। उसने अपने यूक्रेन को मोबिलाइज किया और पूरी यूक्रेनी जनता को मोबिलाइज किया। एक यूक्रेनियन नेशनलिज्म। ठीक है, एक बार मैं चाहूंगी वो ग्राफिक्स फिर से दिखाया जाए कि परमाणु बम, अगर परमाणु हमला होता है तो कितना खतरनाक ये हो सकता है, और साथ ही साथ उसका हिसाब भी जल्दी से आपको बता दें कि किस तरीके से अभी रूस कितना ताकतवर है, अमेरिका कितना ताकतवर है। क्योंकि अब ये धमकी की बात लगातार कही जा रही है आपके सामने। कुल 14,000 परमाणु हथियारों का हिसाब हम आपको बता रहे हैं, दुनिया में परमाणु हथियारों का हिसाब सबसे ज्यादा 6,400 परमाणु हथियार जो है वो रूस के पास है, अमेरिका के पास 4,000 प्लस। और सुशांत सरीन, देखिए, कुल मिलाकर यह भी कहा गया कि रूस इस स्थिति को जानता था, वो पहले ही अपने हथियारों को, अपने आप को मजबूत करता रहा हथियारों के लिहाज से, और उसके बाद उसने ये हमला किया है। और अमेरिका भी समझ रहा है कि रूस की ताकत कितनी है। धमकियां लेकिन दोनों तरफ से। देखिए, अगर रूस की इतनी ताकत होती तो उसकी ये दुर्गति तो ना होती ना। 1,000 से ऊपर टैंक खत्म हो चुके हैं, 10 उनके जर्नैल मर चुके हैं, और पता नहीं कितने 15,000 के करीब उनके सैनिक मर चुके हैं। अगर इतने हथियार उनके अच्छे होते और पुख्ता होते और इतनी तैयारी वो कर चुके होते तो ये दुर्दशा तो ना होती। दूसरी चीज ये कि अगर आप, और यहां पर तो 2 जनरल बैठे हुए हैं तो मैं तो उनके सामने क्या बोलूं, लेकिन ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा कि अगर आप एक इतने बड़े क्षेत्र के ऊपर, यूक्रेन जैसे क्षेत्र के ऊपर, आप मात्र 1.5 लाख की फौज के साथ या 2 लाख की फौज के साथ आक्रमण करने चले हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपकी जनरलशिप जो है टोटली फेल हो चुकी है और आपकी इंटेलिजेंस भी टोटली फेल हो चुकी थी। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस मात्रा में आपको सेना की जरूरत होती है, उस सारे असले की जरूरत होती है, जिस तैयारी की जरूरत होती है, वो यूक्रेन जितने बड़े क्षेत्र के, जो पूर्वी यूक्रेन का सारा क्षेत्र है या उत्तरी यूक्रेन का क्षेत्र है, उसके ऊपर कब्जा करना, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए इससे शायद 5 गुना ज्यादा आपको फौज की जरूरत होती, जो आपके पास नहीं थी। और आपकी इंटेलिजेंस ने शायद आपको यह बताया था कि हम जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे, यूक्रेन जो है वो ढेर हो जाएगा, जैसे क्राइमिया में हुआ था 2014 में। वो नहीं हुआ और वो डट करके खड़े हो गए, और उसके बाद एक स्टेलमेट आ गया है। अब और सेना आप डालेंगे तो और आप यूक्रेन की शहरों को और तबाही करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि यूक्रेन की जो जनता है वो आपके प्रति एक अच्छा भाव रखेगी, तो ये तो नहीं होगा। तो जिस उद्देश्य से आप गए थे वो पूरा का पूरा उद्देश्य जो है वही मिट्टी में मिल चुका है। जनरल भाटिया, आपको भी लगता है जिस उद्देश्य से रूस गया था वो उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाया? और परमाणु हमले को लेकर भी आपको क्या लग रहा है, और समाधान को लेकर आपको क्या लग रहा है? ये जल्दी से इन तीनों का जवाब मैं जल्दी से, जो मैं मौजूद यहाँ पर मेहमान है उनसे लेना चाहूंगी, उसी के साथ खत्म करूंगी। जनरल भाटिया, देखिए, बिल्कुल ठीक बोला है। रशिया ने पूरे इस्तेमाल नहीं किया अपने कम्बैट पावर को। 2 लाख आदमी लेके, लगभग 2 लाख से भी कम लेके, टैंक्स लेके गया है।
अगर जो पिक्चर्स आप भी दिखा रहे हैं, जो गौरव सामंत, राजेश आपके जो वहां पर दिखा रहे हैं आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो टैक्टिकल हालत में मूव नहीं कर रहे, क्योंकि टैक्टिकल हालत में मूव करना मुश्किल है उनके लिए, और जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा दे रहे हैं, डिफेंस बहुत ज्यादा अच्छा है वहां पर। तो मेरे ख्याल से रशिया ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, ब्लंडर कर दिया पुतिन ने वहां जाके, क्योंकि अगर उसको जल्दी से ये लड़ाई खत्म नहीं करनी थी तो उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए उसको कॉस्ट देनी पड़ेगी, और वो कॉस्ट दे रहा है अभी, इकोनॉमिक कॉस्ट है, पॉलिटिकल कॉस्ट है उसमें, और अभी न्यूक्लियर के आगे बढ़ रहा है। तो ये एक स्पाइरल हो रहा है जो अच्छी बात नहीं है, ये स्पाइरल नहीं होना समाधान चाहिए। क्या दिख रहा है आपको, बीच का रास्ता क्या निकल सकता है और कब तक निकल सकता है? मेरे ख्याल से किसी ना किसी को पीछे हटना पड़ेगा, कौन ब्लिंक करेगा पहले ये देखने की बात है। ये जो डैमेज हुआ है रूस और यूक्रेन दोनों को हुआ है, क्या लग रहा है इसमें संभावना क्या है, कौन पीछे हट सकता है? इसमें अभी तो मेरे ख्याल से कोई पीछे हटने लंबा चलेगा ये, रशिया भी डटा रहेगा क्योंकि उसके बाकी वो है, और ये लंबा चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से स्पाइरल ज्यादा नहीं पड़ेगा, जो खासतौर से न्यूक्लियर जो डोमेन है उसमें सिर्फ पोस्चरिंग चलेगी, और कहीं ना कहीं वहां पर दोनों को पीछे हटना पड़ेगा। जनरल मैसेज जल्दी से 10 सेकंड जी। ठीक है सर, जनरल मैसेज। देखिए, जैसे अभी निकला है, मैं भी सहमत हूँ। देखिए, इसका सोल्यूशन पहली बात तो डिप्लोमेटिक है, पीस टॉक्स है, और दोनों को पीछे थोड़ा निकलना पड़ेगा, और मेरे को लगता है ज्यादा रूस को करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लड़ाई रूस ने शुरू की थी और रूस को ही खत्म करनी पड़ेगी, तो उसको अपने टर्म्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।